Welcome everyone to Vaidya classes. Today my topic is figure of speech, or it is also asked in exam as poetic device. In 10 CBSE exam or in other examination, you will find some questions that to write a poetic device. So figure of a speech and poetic device used in the poem are similar things. So dear students, today the class is going to be very dynamic, important, essential for all of you. Okay, one by one I will explain. Here I have written simile, metaphor, personification, irony, litotes, anaphora, onomatopoeia, and pun, apostrophe, hyperbole, alliteration. These are the most important figure of a speech generally. And what is the definition of figure of a speech? What is its use? How we use in the sentence, and what is its impact in the sentence? Totally today I am going to describe. So subscribe my YouTube channel Ajay Kumar Vaidya and learn English and so many things in this class. ओके तो फिगर ऑफ स्पीच जो होता है वो हमारे सेंटेंस को पावरफुल बनाता है। और ये एक्चुअली हिंदी में आप लोग अलंकार पढ़े होंगे, एक्चुअली ये लैंग्वेज का श्रृंगार है ना। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो श्रृंगार करता है। हम जनरली भी कोई चीज को बोल देते हैं स्पीकिंग के दौरान या लिखते समय हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं। तो जिसको भी फिगर ऑफ स्पीच पे कमांड है या फिगर ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से जानते हैं, वो क्या करते हैं, सेंटेंस को काफी पावरफुल, इंपैक्टफुल बनाते हैं। और ये नॉलेजफुल भी है ना। तो हम बारी बारी से देखेंगे कैसे सेंटेंस को हम लोग स्पेशल बनाते हैं। और ये भाषा का श्रृंगार है। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स क्या है ना, श्रृंगार। किसका श्रृंगार? तो भाषा का। जिस तरह से नारी कहीं जाने के लिए या कुछ भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए वो श्रृंगार करती है, अपने आप को बहुत खूबसूरत बना लेती है, तब जाकर रिप्रेजेंट करती है कुछ भी। तो उसी तरह से हमको कोई भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको फिगर ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। तभी हम भाषा में क्लाइमैक्स ला सकते हैं और काफी जोरदार और काफी असरदार लैंग्वेज का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग पोएट होते हैं, राइटर होते हैं, नॉवेल लिखते हैं, तो उनको फिगर ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। और फ्रेजल वर्ब भी कहीं ना कहीं फिगर ऑफ स्पीच का भी काम करता है। फ्रेजल वर्ब का मैंने क्लास लिया था एक, उसमें मैंने डिस्क्राइब किया था। तो फ्रेजल वर्ब, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, इंपैक्ट बनाते हैं लैंग्वेज पे। तो हम सबसे पहले आएंगे सिमिली पे कि सिमिली क्या है। सिमिली जो है वो टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करने के लिए है। जैसे एग्जांपल में हिज टेम्पर इज एज हॉट एज फायर। इसका मतलब हुआ कि उसका गुस्सा एकदम आग की तरह है। हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं वह आग बबूला हो गया या कुछ भी। यानी बताया जा रहा है कि उसका गुस्सा, हिज टेम्पर इज एज हॉट, इतना है जैसे फायर है, इतना हॉट है जैसे फायर है। तो हम लोग डिसिमिलर थिंग्स को हमने कंपैरिजन किया। टेम्पर को कंपैरिजन किया किससे? फायर से। ठीक है, डिसिमिलर थिंग। फिर दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा है, ही स्टूड एज फर्म एज ए रॉक। वह चट्टान की तरह खड़ा है ना। तो कोई व्यक्ति चट्टान की तरह कैसे खड़ा हो सकता है? चट्टान का खड़ा होने का अंदाज अलग है ना। तो हम जोरदार बनाने के लिए ऐसा सेंटेंस में हम लोग सिमिली का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादातर पोएम में, नोवेल में, ये सब में इस्तेमाल होता है सिमिली। देखिए, ही स्टूड एज फर्म एज ए रॉक। वह जो है वो चट्टान की तरह खड़ा है। मान के चलिए कि हम कहीं जा रहे हैं और कोई सामने मेरा रास्ता रोक देता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अगर वो प्यार से रोकता है तो भी, और कुछ हम पर घात करने के लिए रोकता है तो भी, हम लोग बोल सकते हैं कि ही स्टूड एज फर्म एज ए रॉक। वो चट्टान की तरह मेरे सामने आ गया, चट्टान की तरह सामने खड़ा है। तीसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा है, द नाइट वॉज एज डार्क एज कोल।
कोल काला होता है बिल्कुल, लेकिन हमने नाइट को कंपेयर किससे किया? कोयला। कोयला बिल्कुल डार्कनेस का, ब्लैक कलर का बहुत ही शानदार एग्जांपल है। तो हम नाइट भी रात भी काली होती है, तो हमने नाइट को कंपेरिजन किससे कर दिया? कोल से। द नाइट वाज एज डार्क एज कोल। तो मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, और आप लोग बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं। ही इज एज ब्यूटीफुल एज क्लाउड, ही इज एज ब्यूटीफुल एज मून, है ना। जैसे भी आप बना सकते हैं सेंटेंस, सिमिली का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में कीजिए आप लोग। और वेन एवर यू राइट समथिंग देन यू आल्सो यूज सिमिली। सेकेंड, मेटाफर। मेटाफर जो है वो भी कंपेरिजन करता है, बट ये डायरेक्ट कंपेरिजन मतलब करता है। सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल होता है और मेटाफर में नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, दोनों इसलिए मैंने लगातार लिखा है यहाँ पे। मैंने मेटाफर को 6ठे 7वें स्थान पे नहीं लिखा, सिमिली के बाद ही मेटाफर इसलिए लिखा हूं ताकि आप समझ लें दोनों है सेम चीज, लेकिन डिफरेंस क्या है कि सिमिली में एज और लाइक का प्रयोग होता है जनरली, और मेटाफर में एज लाइक का प्रयोग नहीं होता। डायरेक्ट कंपेरिजन, दो चीजों का कंपेरिजन हम लोग डिसिमिलर थिंग्स का कंपेरिजन करते हैं जिससे कोई तुलना हो ही नहीं सकता। कैसे? ही इज लायन, है ना, ही इज लायन, वह शेर है। अब बताइए कोई व्यक्ति शेर कैसे हो सकता है? लेकिन हम लोग उसका स्ट्रेंथ देख करके, उसका ब्रेवरी देख करके, कोई बच्चा को, कोई बड़ा को हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज लायन। ठीक है। और जोरदार आवाज में मेटाफोर जब भी यूज कीजिए, व्हाइल स्पीकिंग देन स्पीक बोल्डली, एंड व्हाइल राइटिंग यू आल्सो राइट इट। द माइंड इज एन ओशन। हमारा माइंड क्या है? बिल्कुल समंदर की तरह है। बिल्कुल है। माइंड को अभी तक किसी ने रीड नहीं किया है कि इसमें क्या है, नहीं है, कितना सोचता है, कितना तेज है, तो हम माइंड को समंदर से कंपेरिजन कर दिया। हिज माइंड इज एन ओशन, लेकिन डायरेक्ट किया, एज लाइक का प्रयोग नहीं किया। हिज माइंड, द माइंड इज एन ओशन, दिमाग जो है वो समंदर। बुमराह इज द पिलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम का बुमराह जो है पिलर है, बॉलिंग बहुत शानदार करता है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम में बुमराह जिस मैच में नहीं खेलते हैं तो बहुत ही मतलब वो मैच जो है वो विपक्ष के पक्ष में चला जाता है। बुमराह हमेशा 4-5 विकेट ले लेते हैं। तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेटाफर, सिमिली का प्रयोग करते हैं। हम भी ये भी बोल सकते हैं कि राहुल द्रविड़ वाज द पिलर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। राहुल द्रविड़ जिस समय खेलते थे उनको पिलर बोल सकते हैं क्योंकि वो आउट ही नहीं होते थे, है ना। सचिन तेंदुलकर को भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग घर में भी बोल सकते हैं कि माय फादर इज द पिलर ऑफ माय फैमिली। मेरे पिताजी मेरे परिवार के में पिलर की तरह है, बिकॉज ही डज ऑल थिंग्स फॉर आवर होम, फॉर आवर फैमिली। तो आप लोग बिल्कुल बारीकी से नोट करके अच्छे से एग्जाम्पल को और मेरी बातों को भी सुनते रहिए और देखते रहिए। थर्ड है पर्सोनिफिकेशन। देखिए इसमें पर्सन से ही पर्सोनिफिकेशन बना है, यानी हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स को, है ना, सबका हमने यहाँ पर डिफिनेशन शॉर्ट में लिखा है। नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, आइडियाज आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी, यानी कि हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बीइंग की तरह इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। ये संभव है फिगर ऑफ स्पीच में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश लैंग्वेज का इसे बोला जाता है। लिटरेचर में भी बहुत काम आता है ये। 10 CBSE में पोएटिक डिवाइस के रूप में पूछा जाता है। 4-5 लाइन्स पोएम के मतलब लिखे रहते हैं कहीं से भी या सिलेबस से भी, और उसमें पूछा जाता है कि फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस तभी फाइंड कीजिएगा जब पूरा फिगर ऑफ स्पीच आपको पता होगा, तब ना पता कीजिएगा कि यहाँ पर पोएटिक डिवाइस का है। जैसे इसी में पोएटिक डिवाइस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर ही स्टूड एज फर्म एज रॉक। अगर ये सेंटेंस इस तरह का लिखा हुआ है तो यानी ये सिमिली है, यानी पोएटिक डिवाइस है इसमें। अगर मेटाफोर भी है तो पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन है तो भी पोएटिक डिवाइस है, आपको आयरनी है, आपका लेटोटस है। तो सब पार्ट जो मैंने यहाँ पर लगभग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टाइप्स ऑफ फिगर बताया है, और 2-4 होते हैं, है ना। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग बुक में, अलग अलग
आपको YouTube चैनल पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन ये सब कॉमन है, ये सभी जगह मिलेंगे। दो चार और होते हैं जो हम बोर्ड पूरी तरह मतलब फिल हो गया तो हम लिखने की जगह नहीं बचा तो हम 11 ही आज एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच का और भी ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें हम और भी आपको दो चार जो छूटे हुए हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए पर्सोनिफिकेशन को हम जानते हैं कि कैसे मतलब काम करता है सेंटेंस में। तो ये पर्सन से ही पर्सोनिफिकेशन बना है, यानी कि हम आपको डोर को पर्सन की तरह इस्तेमाल कर दिए, हम स्टोन को पर्सन की तरह इस्तेमाल कर दिए, क्लाउड को सन को, ये सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको ह्यूमन बीइंग की तरह अगर ट्रीट करेंगे तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। जैसे द कैमरा लव्स टू सी यू स्माइल, कैमरा नॉन लिविंग थिंग्स है, वो आपको स्माइलिंग फेस देखना बहुत पसंद करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यानी सेंटेंस काफी जोरदार हुआ, काफी शानदार हुआ। द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द ब्रीज, है ना, फ्लावर्स भी नॉन लिविंग थिंग्स है और डांस कौन करता है, ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो फ्लावर्स आर डांसिंग इन द ब्रीज अगर हम बोल दिए तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो गया, क्योंकि फ्लावर्स डांस कर रहे हैं, फ्लावर्स डांस करते नहीं है। बट ये लिटरेटिव थॉट है, एक लिटरेचर को बहुत जानने पढ़ने वाला, लैंग्वेज को ज्यादा पढ़ने वाला इस तरह का सेंटेंस यूज करता है। आप भी अगर आप फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से समझ जाएंगे तो आम बोलचाल की भाषा में भी आप मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ये सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे शानदार जोरदार बन जाता है आपका लैंग्वेज। दूसरा, द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द ब्रीज, द कैमरा लव्स टू सी यू स्माइल। देखिए सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है और रेड से मैंने मतलब क्लोजिंग किया है, जैसे सिमिली क्लोज हुआ यहाँ पे, ये रेड लाइन है। मेटाफोर क्लोज हुआ बुमराह वाले सेंटेंस जो लिखा है उसके नीचे। तो इस तरह से हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। 5-7 मिनट का और वीडियो और बनेगा, सबको मैं तेजी से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तीसरा है आयरोनी। ये क्या है, अपोजिट। इसका सेंस क्या होता है, अपोजिट होता है, ह्यूमरस होता है और सरप्राइजिंग होता है। कैसे, ए पुलिस ऑफिसर गेट्स रोब्ड। अब सोचिए कि पुलिस ऑफिसर तो चोर वगैरह को पकड़ता है ना, आपको रॉब होने से बचाता है, लेकिन कभी भी इस तरह का सेंटेंस हम अगर बनाते हैं, लिखते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से बनाना होता है, लिखना होता है। तो पुलिस ऑफिसर कभी रॉब हो सकता है क्या, उसको पैकेट कोई मार सकता है क्या, उसका मोबाइल कोई भी छीन सकता है क्या, नहीं। लेकिन आयरोनी में हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, पुलिस ऑफिसर गेट्स रॉब, एक पुलिस ऑफिसर को रॉब कर लिया गया। द डेंटिस्ट हैज येलो टीथ। अब सोचिए, डेंटिस्ट होता है, वो दांतों को देखभाल करता है, सफाई करता है, इलाज करता है ना, दांतों को चमकाने के लिए लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अगर डेंटिस्ट के पास ही येलो टीथ है तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग है ना। तो ये सेंटेंस जो होता है आयरोनी, सरप्राइजिंग होता है। पुलिस ऑफिसर गेट्स रॉब्ड एंड डेंटिस्ट हैज येलो टीथ। और भी सरप्राइजिंग सेंटेंस आप लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम एग्जाम्पल दिया है ना, 2 हार्डली 3 यही एग्जाम्पल दिया है, बिकॉज माई बोर्ड इज not so long and it is not digital board at present, and in coming days I will use digital board, a smart board, AI board, and now you can understand and focus on this very board which is very simple. A police officer gets robbed, the dentist has yellow teeth. अब ये फनी हो जाता है, कहीं भी कोई बोल देगा कि डेंटिस्ट है येलो टीथ, तो भाई सब लोग हंसने लगेंगे कि भाई डेंटिस्ट है, उसका येलो टीथ है। पुलिस ऑफिसर गेट्स रॉब्ड, ये सब सरप्राइजिंग है, ह्यूमरस है और अपोजिट सेंस देता है। भाई ऐसा तो है नहीं, पहले तो आश्चर्य से भर जाएगा जिसके सामने बोलिएगा। नेक्स्ट 4 जो है, 4th नंबर पे जो आपका है वो लेटोटिस, नेगेटिव एक्सप्रेशन टू शो पॉजिटिव मीनिंग। देखिए सब जगह हमने डिफिनेशन शॉर्ट में लिखा है, सभी सिमिली के पीछे टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट, मेटाफर के पास मैंने लिखा है टू डिसिमिलर थिंग्स, फिर पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, आइडिया आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। मैंने आयरोनिक क्या लिखा है, क्या अपोजिट, ह्यूमर, सरप्राइज। ये समझने के लिए कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का जो एग्जांपल है वो उसका डिफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है। इसका है नेगेटिव एक्सप्रेशन, इट इज नॉट इम्पॉसिबल टू विन, है ना, इट इज नॉट पॉसिबल
टू विन भी बोल सकता था कोई, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉसिबल। डबल नेगेटिव का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में होते हैं कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल, यानी संभव असंभव नहीं है। असंभव नहीं है यानी संभव है, यानी जीतना बहुत आसान है। उसको बोलने के लिए लेटोटेस में हम लोग कैसे बोलते हैं? इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी नेगेटिव, नॉट भी नेगेटिव। इट इज नॉट बैड डांसर, ही इज नॉट बैड डांसर, वो बैड डांसर नहीं है, यानी कैसा डांसर है? बहुत अच्छा डांसर है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में इस तरह से बना सकते हैं। आइए, एनाफोरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेड इंफेसिस, रिदम एंड इमोशनल इफेक्ट ये बनाता है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम अनस्टॉपेबल। जनरली जो नहीं जानते हैं वो कोई एक सेंटेंस बोलेंगे। मान लिया कोई बहादुर है ना, तो सीधे बोलेगा आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव। लेकिन जब तीनों वर्ड का इस्तेमाल आप एक साथ कर देते हैं तो ये बन जाता है ना पूरा। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम अनस्टॉपेबल, मतलब मुझे कोई रोक नहीं सकता है ना। आई एम अनस्टॉपेबल। दूसरा एग्जांपल, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मोमेंट आई मिस यू। अब जनरली बोलने वाले क्या बोलेंगे? एवरी डे आई मिस यू, प्रतिदिन मैं आपको मिस करता हूं, है ना। आप अपने प्रेमिका को बोल सकते हैं, फ्रेंड को बोल सकते हैं, पेरेंट्स को बोल सकते हैं। लेकिन अगर रिपीटेड एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मोमेंट आई मिस यू अगर ऐसा सेंटेंस आप बोल रहे हैं तो आप जानदार बोल बना रहे हैं, सेंटेंस को शानदार बना रहे हैं। ठीक है। ओनोमैटोपिया, ये जो है 6 नंबर में है। इसमें जो है वो खासियत क्या है इस मतलब इस फिगर ऑफ स्पीच में कि द वर्ड हेल्प्स रीडर्स हियर द साउंड। ऐसे सेंटेंस जब बोलते हैं आप तो आप बिल्कुल जीवंत हो जाता है वो सेंटेंस। कैसे? द स्नेक हिस्ड एट द बॉय, है ना। अब ये सेंटेंस आप रिपीट करके देखिए, स्नेक हिस्ड एट द बॉय, माने कि वो लड़के पे फुफकारता है सांप। तो हिस्ड शब्द का प्रयोग अगर हम करते हैं, है ना, और सेंटेंस में स्नेक के साथ, तो स्नेक का साउंड के साथ स्नेक का यूज करते हैं तो ओनोमैटोपिया हो जाता है। द गन बैंग्ड लाउडली, गन जो है वो बहुत तेज आवाज में फायर किया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद है पन। देखिए यहां पर, देखिए गौर से, पन है, ये प्ले ऑन वर्ड्स है, मतलब कि फनी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। द मैथ टीचर हैज टू मेनी प्रॉब्लम्स। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैथ्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैथ टीचर में नहीं होते। मैथ टीचर काम भी हो सकते हैं, शांत भी हो सकते हैं, रोमांटिक भी हो सकते हैं, हर तरह से हो सकते हैं, जेंटलमैन हो सकते हैं, है ना, या बहुत ज्यादा वो गुस्से वाले भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? टोटली डिफरेंट। द मैथ टीचर हैज टू मेनी प्रॉब्लम्स, यानी कि मैथ के जैसा मैथ टीचर को इसमें इस्तेमाल कर दिया गया है। द कैलेंडर हैड टू मेनी डेट्स। अब भाई वो कैलेंडर है ही, तो उसके साथ बहुत सारे डेट्स, कैलेंडर में तो सिर्फ डेट्स ही होते हैं। तो ऐसे चीज को अगर आप बोलते हैं तो वो हो जाता है पन। जैसे एक एग्जांपल हम अलग तरह से दे रहे हैं, आई लॉस्ट माई टीवी, आई लॉस्ट माई गोल्ड चैन एंड ऑल्सो माई बनियान। तो ये फनी हो गया, उतनी कीमती सामान मैंने, मेरा भूला गया, खो गया, तो अच्छी बात है, लेकिन बनियान को साथ में क्यों जोड़ रहे हैं? तो ऐसा अगर हम बोलते हैं तो अपना हम बात को एक फनी अंदाज में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कोई किसी के घर चोरी हुआ और वो उससे दुखी नहीं है, हास्यपद बनाना चाहता है, तो वो बोल सकता है कि द रॉबर्स रॉब्ड हिज गोल्ड चैन, हिज कॉस्टली वॉच एंड ऑल्सो हिज बनियान। उसका बनियान भी लेके चला गया। तो बनियान तो बहुत इंफीरियर चीज है, जब उतने महंगे चीज चोरी हो गए उसके, तो बनियान तो यहाँ पर छोटी चीज है। लेकिन हम सेंटेंस को थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा पावरफुल, थोड़ा सा मतलब स्पेशल बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब केवल 3 बचा है। वीडियो पे स्टे रहिए, हमने कोई फालतू इधर उधर की बात नहीं की है, आप फोकस कीजिए। ये सभी क्लास के लिए, स्टैंडर्ड 7 सीबीएसई और बिहार बोर्ड में मान के चलिए कि 8 क्लास से ग्रेजुएशन तक फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही पावरफुल है।
और फिगर ऑफ स्पीच हर इंग्लिश जानने वालों को जानना चाहिए। जैसे हिंदी में अलंकार हम लोग को जानना चाहिए। अलंकार जो जानते हैं वो कविता लिख सकते हैं, अच्छी शायरी लिख सकते हैं, अच्छे सेंटेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसी तरह फिगर ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये श्रृंगार है भाषा का। 7 हाइपरबोल। हाइपरबोले ये है नॉट रियल 100%। क्या होता है कि सेंटेंस ऐसा लिखा जाता है और जनरली पूरे इंडिया में, फॉरेन में, सभी कंट्रीज में ऐसा बोले भी जाते हैं, लेकिन वो 100% रियल नहीं होते हैं। देखिए कैसे आई हैव टोल्ड यू ए मिलियंस टाइम्स। जब आपके गार्जियन गुस्सा होते हैं तो बोलते हैं मैं आपको 1000 बार कहा कि आप यहां मत आइए, आप क्यों आते हैं। सपोज करो एक एग्जांपल, तो ऐसा थोड़े होता है कि किसी को कोई 1000 बार बोल देता है। 2 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला, 6 बार बोल सकता है, 10 बार बोल सकता है। 1000 बार किसी को कोई तो बोल नहीं सकता, उतना उसके पास ना टाइम है ना उतना बार। 1000 में पूरा लाइफ बीत जाएगी किसी को मना करने में, बोलने में, है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 10 लाख बार किसी को किसी बात के लिए आप बोल सकते हैं? नहीं। तो आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट ए हॉर्स। मैं इतना भूखा हूं कि घोड़ा मैं खा सकता हूं। तो बताइए कि कोई व्यक्ति कितना भी भूखा रहेगा तो वो घोड़ा, हाथी, ये सब तो नहीं खाएगा। यहां पर सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए बोला गया। हम लोग भी ऐसा बोलते हैं, है ना, कि बहुत भूख लगा हुआ है यार, हम बहुत बहुत जाकर बहुत खाएंगे। बहुत क्या खाइएगा, 4-5 रोटी आप जनरली खाते हैं, खाइएगा, 5 की जगह 6 खाइएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट ए लायन, आई कुड ईट ए हॉर्स या एलिफेंट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। आई हैव नॉट स्लेप्ट फॉर मेनी डेज। अब बताइए कोई बहुत दिनों से जागा हो नहीं सकता है, 2-4 दिन से हो सकता है, लेकिन 20-50 दिनों से कोई जागा नहीं हो सकता, क्योंकि वो हॉस्पिटल में होगा, वो बोलने के लिए सेंटेंस होगा ही नहीं। क्योंकि ये नींद जो है साइंटिफिकली हमारे लाइफ में ऐसा है कि 1 से 2 दिन, 3 दिन हार्डली हम लोग जग सकते हैं। 3 से ज्यादा दिन ऑटोमेटिक आप सो जाइएगा, थके हुए रहिएगा, और नहीं तो आपको डिजीज है। और अगर डिजीज है और 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन जग गए तो डेथ भी निश्चित है, हार्ट ब्लॉक कर जाता है, आप लोग पता कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति मान लिए 4-5 घंटे से नहीं सोया है, 1 घंटे से, 1 दिन से नहीं सोया है, तो वो बढ़ा चढ़ा करके बोलने के लिए क्या बोल देता है, हम बहुत दिन से नहीं सोए हैं। ऐसा आप हिंदी में भी बोल देते हैं कभी कभी। तो हिंदी इंग्लिश क्या है, दोनों लैंग्वेज है और दोनों करीब करीब मिलता जुलता है, केवल ट्रांसलेट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इंग्लिश हिंदी से। लेकिन अमूमन आप देखेंगे क्या कि हिंदी में जो चीज हम बोल देते हैं वो एक्चुअली इंग्लिश में भी वो चीज ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे सब लोग बोल देते हैं कि हम बहुत दिन से नहीं सोए हैं, जा रहे हैं सोने, घर में आते हैं, कोई डिस्टर्ब मत करना, हम बहुत दिन से नहीं सोए हैं। बहुत दिन से मतलब क्या कि हार्डली 1 से 2 दिन तक नहीं सोया होगा, किसी कारण से ट्रेन में होगा, कुछ भी होगा, जर्नी करके आ रहा होगा। लेकिन मेनी डेज ये 100% सही नहीं है। देखिए मैंने इसका थीम में क्या लिखा है, नॉट रियल 100%। 100% रियल नहीं होता, सच्चाई होता है। जैसे यहाँ पे आई कुड ईट ए हॉर्स है, इससे साबित होता है कि वो रियल में भूखा है, बहुत देर से नहीं खाया है, या 1 दिन से नहीं खाया है, 2 दिन से नहीं खाया, लेकिन फिर भी इतना भी भूखा नहीं है कि वो हॉर्स खा सकता है। यानी कि हॉर्स के जितना अमाउंट में भी कुछ नहीं खा सकता है। वो 5 ही 6 रोटी खाएगा। 2-4 दिन से भूखा रहेगा तो ऐसा थोड़ा है कि 22 रोटी 25 रोटी खा लेगा। आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स। किसी को बच्चा कोई गलती कर देता है, किसी को बच्चा को आप मना कर देते हैं, अपने बच्चे को, पेरेंट्स को, दोस्त को, कि देखो फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, और उसको खाते हुए देख लेते हैं 15-20 दिनों के बाद, आप बोलते हैं मैं तुमको 100 बार बोला कि नहीं खाना चाहिए, जबकि रियल में आप कितना बार बोले होंगे, 10-5 बार बोले होंगे, लेकिन फिर भी आप सेंटेंस को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। तो हाइपर बोले याद रखिएगा, ये होता है 100% रियल नहीं होता है, बट ट्रूथ होता है, मतलब ऐसा इसका सेंस है। फिर है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन बहुत ही अच्छा, ये पोएम में ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेशली इन पोएम। कहां पर लिखें, स्पेशली इन पोएम। ये पोएम में ज्यादा इस्तेमाल था, क्यों? क्योंकि इसमें राइमिंग है, सेम साउंड। जैसे सी सेल्स, सी सेल्स, सी सेल्स क्या होता है, समुद्र के पास जो सेल होते हैं उसको, लेकिन हम सेंटेंस ऐसा बोलते हैं, इसको टंग ट्विस्टर भी बोल सकते हैं आप लोग। सी सेल्स, सी सेल्स, यानी कि वह
सेल मैंने बेचना, और सी सेल मैंने सी सेल। तो ऐसा है कि स स स स का लगातार प्रयोग हो रहा है। स्मार्ट स्टूडेंट्स स्टडी साइलेंटली, फर्स्ट लेटर हमेशा एस आ रहा है। तो जब हमारा सेंटेंस का जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जब एस आ रहा है, या एफ आ रहा है, जी आ रहा है, सी आ रहा है, ऐसे में हम उसको बोलते हैं अलिटरेशन, रिपीटेड साउंड, रिदमिक साउंड, सेम साउंड। और भी बहुत सारा होता है। द फार्मर वाज फार्मिंग हिज फार्म फॉर हिज फाइन फ्यूचर। द फेमस फटालिस्ट फिल्म फ्लॉड फॉर हिज फर्स्ट फ्रेंड। तो हमने फा का प्रयोग किया लगातार। ब्लो ब्लो द विंटर विंड, ठीक है। ये बहुत सारे हैं टंग ट्विस्टर, 50 से ज्यादा एग्जाम्पल है अच्छे टंग ट्विस्टर का। और यहाँ हमने एस का प्रयोग किया है। आप अलग तरह से फॉर्म क्रिएट भी कर सकते हैं। आप कौन सा? अलिट्रेशन। पोएम में ज्यादा राइमिंग और सेम साउंड की जरूरत होती है, तो पोएम में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आइए, एनाफोरा मैंने बता दिया, ठीक है, मोनोटोपी बता दिया, पन भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए एपोस्ट्रोफे, लास्ट 5 मिनट और वीडियो में बने रहिए और नोट डाउन भी कीजिए, और ताकि आप एक नोट्स बना लें। ऐसे सब जगह अवेलेबल भी है, बट मेरा एग्जाम्पल बहुत सटीक, बहुत ही अच्छा रहता है, आप लोग अच्छे से समझेंगे। और नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी संडे को, आज संडे को या फ्राइडे को तो मतलब कुछ बिजी रहूंगा। संडे को मैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये 12th में है पोएम। इसको डिमांड हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं कि सर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट मेरा ब्लॉग पोएम में रहेगा, आप लोग बने रहिएगा नेक्स्ट संडे को। तो लास्ट देखते हैं एपोस्ट्रोफे। स्ट्रॉन्ग इमोशन, इमेजिनेशन, कल्पना रहता है इसमें, खूब इमेजिनेशन रहता है और स्ट्रॉन्ग इमोशन रहता है। ओ सन, अब देखिए सन हमारे कंपैरिजन में बहुत बड़ा चीज है। हम लोग गॉड भी मानते हैं, उनको पूजा भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, और काफी पावरफुल है। इतने पावरफुल है कि सन के सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारे जैसा 100, 1000, 1 लाख आदमी भी ताकतवर जानकार रहेगा तो सन के सामने वो बिल्कुल बालू के कण जैसा है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओ सन राइज एंड ब्रिंग ए न्यू बिगिनिंग। हम लोग रिक्वेस्ट के तौर पर ही बोल सकते हैं, ओ सन, हे सूरज, तुम राइज करो, उगो, है ना, और हमारे लिए एक नया शुरुआत लाओ। हम लोग भी बोलते हैं जब जागो तब सवेरा, सनराइज हो गया, कल का बीता हुआ चीज बीत गया, अब नया सवेरा हुआ है, नया सूरज उग रहा है, ठीक है। तो सूरज का तो भाई बहुत सारा कंपैरिजन है, बहुत सारा उसका विचार है। तो हम लोग नेचर में जितने सारी चीजें हैं वो सब भी हमारे लैंग्वेज में बहुत काम आते हैं। पोएट लोग तो मून को अपना प्रेम का के सुंदरता का तुलना मून से भी कर देते हैं। मून क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट है। उसकी चांदनी का शीतलता को भी तुलना हम लोग कर लेते हैं। फूल पत्ती, झरना, झील, नदी, तितलियां, भौरे, सबका तुलना हम लोग गाना में इतना सुनते हैं आप। तो ये सब क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये टोटली फिगर ऑफ स्पीच है। पोएटिक डिवाइस भी इसी को बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया। दोनों दो चीज नहीं है। पोएटिक डिवाइस इसलिए है कि पोएम में, नोवेल में भी सब जगह प्रयोग होता है, पोएम में सबसे ज्यादा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। और ओ हार्ट व्हाई डू यू एक सो डीपली, एक मतलब दर्द देना। ओ हार्ट व्हाई डू यू एक सो डीपली, ए दिल, ए हार्ट, तुम इतना डीपली क्यों दर्द देते हो, इतना गहरा दर्द क्यों देते हो? तो भाई हार्ट है तो हार्ट में दर्द आएगा तो डीप आएगा ही, चोट से आए या और किसी कारण से आए। टाइम प्लीज स्लो डाउन। अब हम लोग कुछ काम करते रहते हैं, टाइम जल्दी निकलते रहता है, या हम सुबह ऑफिस जाने के लिए रेडी रहते हैं, होने लगते हैं, तैयार होने लगते हैं, तो बहुत सारे घर के वर्क ऐसे होते हैं कि टाइम बहुत तेजी से निकलता है। ऐसा फील होता है, हालांकि टाइम अपने जगह पर फिक्स है, जो जितना देर में जितना होना चाहिए उतना ही होता है। लेकिन हम लोग को लगता है कि वो थोड़ा सा और रुक जाता टाइम, हम और समय देता टाइम हमको। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं? ओ टाइम प्लीज स्लो डाउन, प्लीज स्लो डाउन, हमको अभी 10 मिनट में पहुंचना है। तो टाइम तो आपके लिए रुकेगा नहीं। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो हम लोग पावरफुल और काफी इंपैक्टफुल बनाने के लिए, और विजडम से भरा हुआ ये आपका टॉपिक है। और सभी स्टूडेंट्स मेरे
1000 से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ इस सरघाटी से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ है, और बहुत ज्यादा फॉरेन में भी है, बहुत ज्यादा दिल्ली मेट्रो सिटी में भी है। सब लोग रिमाइंड कीजिए और मतलब इसको कंप्लीटली समझ जाइए, आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और जो लोग जॉब में भी हैं, कंपटीशन दे दिए, पास कर गया, ग्रेजुएट हो गए, वो भी शानदार जानदार लिखने के लिए, शानदार जानदार बोलने के लिए यू कैन यूज फिगर ऑफ स्पीच टू मेक इम्पैक्टफुल impression in front of those people who are standing or sitting near you. Okay, so figure of speech is very important for all types of students studying in different classes in colleges, universities. Figure of speech is very important. It is the jewels of language, just like अलंकार in Hindi, and you can राइटर के लिए और पोएट के लिए तो बहुत शानदार ये चीज है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी को मैं शानदार ब्लॉग बना करके पेश करूंगा, और बहुत सारे कंटेंट पे मैं ब्लॉग बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वंस अगेन वेरी मच।